हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम डेली लाएंगे 10 मिनट का जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस का टॉपिक, और साथ के साथ हम आपको वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखिए, हम आपको कम समय में अच्छी नॉलेज देंगे। अगर आप हमारे लिए 10 मिनट भी निकाल सकते हैं तो हम 10 मिनट में आपको एक अच्छी नॉलेज देंगे ताकि आपको याद रहे और एग्जाम में आप क्वेश्चंस राइट कर आ सके। सो प्लीज अंत तक बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना सिद्धांत का सेकंड पार्ट। तो आज हम जो डाल्टन के बारे में, इधर से रदरफोर्ड के बारे में और थॉमसन के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन एक हमारा बचा था नील्स बोर की परिकल्पना। तो आज हम नील्स बोर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रदरफोर्ड जो डाल्टन ने था वो परमाणु को सूक्ष्मतम कण बताया था। इसके अलावा जो थॉमसन था उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था सोने की पतली झिल्ली जिसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का एक लेप झिल्ली बनाई थी। तो और अल्फा कणों की बौछार की थी सोने की जो झिल्ली थी उस पर, और उन्होंने देखा था कि 20,000 में से एक कण ऐसा था जो वापस टकराकर आ गया था 180 डिग्री के कोण पर। तो इससे उनको नाभिक और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन उनका ऐसा कहना था कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अंत में कहीं जाकर वो नष्ट हो जाएगा, तो वो इस चीज को समझा नहीं पाए थे। तो इस चीज को नील्स बोर ने क्लियर किया, तो इसलिए नील्स बोर के मॉडल को बहुत अच्छा बोला गया। तो आज हम बात करेंगे नील्स बोर की परिकल्पना के बारे में। तो सबसे पहले वर्ष 1913 में रदरफोर्ड के मॉडल में रही कमियों को दूर करने के लिए बोर ने मैक्स प्लैंक के सिद्धांत की अवधारणा का प्रयोग किया। तो जिस अवधारणा का प्रयोग किया था वो था मैक्स प्लैंक के सिद्धांत की, आप याद रखना, नील्स बोर ने। और बोर मॉडल जो था वो आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित विकिरण क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि नील्स बोर का जो मॉडल है वो किस पर आधारित है, तो वो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, आप ये याद रखना। इसके अलावा नील्स बोर ने हाइड्रोजन की संरचना को तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्रतिरूप बनाया। तो जो नील्स बोर था उन्होंने हाइड्रोजन की संरचना को तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाया, मतलब और क्योंकि हाइड्रोजन जो था वो उसके मॉडल को समझाना ईजी था, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन को चूज किया था। इसके अलावा परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ये चीज रदरफोर्ड ही समझा चुके थे कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो ये जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं निश्चित ऊर्जा के साथ, निश्चित त्रिज्या में। तो ये जो सब चीजें हैं ये कहलाती है कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर, कुछ भी आप इनको कह सकते हैं। इसके अलावा ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर समकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है। इन्हें एन से दर्शाया जाता है। इनका मान हमेशा पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4 होता है, और तथा इन्हें क्रमशः KLMN से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो आप याद रखिए कि इन कक्षाओं को 1, 2, 3, 4 से भी बोला जाता है, मतलब एन की वैल्यूज, मतलब 1 यानी कि पहला कोश, सेकंड कोश, 3 कोश, 4th कोश, ठीक है। इसके अलावा इनको आप KLMN के नाम से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि एन का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती है और उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो n = 1 या k कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो पहली कक्षा होगी तो वो n = 1 होगी। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो n का मान बढ़ता जाएगा, और पहली कक्षा k है और ऐसे आप जाओगे तो आगे KLMN की तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आप कक्षाएं बढ़ाते जाओगे आपकी नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, और नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो जो कब सबसे पास जो होगा उसमें ऊर्जा सबसे कम होगी, यानी कि K में सबसे कम ऊर्जा होगी। आप इस चीज को याद रखना। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR = NH/2π या इसका गुणक होता है, जहां पर जो H है वो प्लैंक स्थिरांक है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V इलेक्ट्रॉन का वेग है, R कक्षा की त्रिज्या है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है। तो मैं आपको कह देता हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, मैं आप मान लीजिए कि उसका खुद का एक द्रव्यमान है, वेग है और त्रिज्या है, तो उसका कोणीय संवेग हो गया MVR। तो वो ऐसा कहते हैं कि वो कक्षा के कोणीय संवेग के बराबर होता है, मतलब उसका गुणक होता है, सॉरी। तो लगभग ये होता है NH
अपॉन 2 पाई के गुणक के बराबर होता है। ठीक है, तो बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर बोर ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, न गेन होगी, मतलब उसकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये याद रखना आप। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, तो फिर ये क्या होगा कि उत्तेजित होकर बाहर चला जाएगा, और अगर ये अवशोषण करेगा तो बाहर चला जाएगा उच्च, और अगर ये उत्सर्जन करता है तो ये निम्न स्तर पर आ जाएगा। ये याद रखना आप कि जब भी अवशोषण होगा तो वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा, और अगर वो उत्सर्जन करता है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा उसकी ऊर्जा अवशोषण व उत्सर्जन से रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, और रदरफोर्ड मॉडल से बोर का मॉडल ज़्यादा विकसित था। तो कहीं ना कहीं जो परमाणु से रिलेटेड जो जितनी भी जानकारी थी वो नील्स बोर ने एक्सप्लेन की, तो इसलिए नील्स बोर के मॉडल को रदरफोर्ड मॉडल से बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो नील्स बोर था उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मॉडल परमाणु का मॉडल सेलेक्ट किया गया वो नील्स बोर का था सक्सेस, जो कि क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अवशोषण जब होता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जब उत्सर्जन होता है तो निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। इसके अलावा आप याद रखिए कि कक्षाएं क्या होती है, जो कि n = 1 2 3 4 और KLM से द्वारा भी दर्शाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज में आपको बताता हूं कि परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक है। तो जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के जो कुल द्रव्यमान से वो हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो इसके लिए 1932 में उदासीन कण न्यूट्रॉन, आवेश रहित कण कहा जाता है, न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, आवेश रहित कण की खोज हो गई, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया। तो याद रखें कि जो आवेश रहित कण होता है न्यूट्रॉन, उसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और याद रखें कि इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो जेम्स चैडविक ने की थी। किसी भी एटम के केंद्रीय भाग को नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक में धनावेश वाले प्रोटॉन होते हैं तथा उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं, और परमाणु के नाभिक के चारों भिन्न भिन्न कक्षाओं में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और आवेश रहित न्यूट्रॉन होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान न्यूट्रॉन से कुछ कम होता है। न्यूट्रॉन कणों की खोज विज्ञान में एक वरदान सिद्ध हुई। परमाणु बम का निर्माण न्यूट्रॉन के द्वारा ही संभव हो पाया, क्योंकि ये कण उदासीन होते हैं, अतः इनके द्वारा नाभिक का विखंडन संभव हुआ। जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो उसी से परमाणु बम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि उसी से नाभिक का विखंडन संभव हो पाया। तो आपको ये याद रखना है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, और परमाणु बम के कॉन्सेप्ट में कौन यूज किया गया था, न्यूट्रॉन। आप याद रखना कि न्यूट्रॉन जो यूज किया जाता है वो मंदक के रूप में यूज किया जाता है। तो आप ये याद रखना कि नाभिक विखंडन के लिए यूज किया जाता है परमाणु बम में, तो ये आप जरूर याद रखना। इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ अभी हमने सिर्फ एज ए परमाणु स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझाया है। मैं आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अलग से समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। तो माय फ्रेंड्स, 15 दिसंबर अब दूर नहीं है, आप तैयार हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिए और 10 मिनट की हमारी वीडियोस देखिए। मैं कंटेंट भी ऐसा बना रहा हूँ कि अगर आप रीड भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।